हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू कंपाउंड यूट्यूब चैनल। आज हमने आपके लिए मोस्ट 55 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं केमिस्ट्री के, जिनके मैक्सिमम चांसेस बन रहे हैं कि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग नए हो हमारे इस चैनल पे, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है क्वेश्चंस दो ग्रुप्स में। एक होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड जो सेकंड ग्रुप होगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में रखे हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप में ही होंगे। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिल सकते हैं, और जो शॉर्ट आंसर वाला ग्रुप है, क्वेश्चंस का ग्रुप है, वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप में मिल सकता है। यहाँ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन क्वेश्चंस के रिलेटेड, उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स की। और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आपको जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है जिसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो है एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, derive an expression for the molecular mass of a solute। ये आप भी जानते हो कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला है, इनकी जो रिलेशंस हैं, जो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की रिलेशन मिलती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके रिलेटेड, दोनों के रिलेटेड जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स जो इनके रिलेटेड है, उनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी साइड वाइज साइड नहीं कर सकते हो, लीव नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पोर्शन है सॉल्यूशंस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आप कीजिएगा। Then the second question, what do you mean by abnormal molecular mass, and derived an expression for want Hoff's factor and degree of dissociation and association। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि आपको वांट हॉफ्स फैक्टर की डेरिवेशन की करनी है, और आपको एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो एक्सप्रेशन मिल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। देन जो दो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसके लिए 3 स्टार लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। Then the fourth question, explain or reverse law of solution containing volatile and non-volatile solute, differentiate between ideal and non-ideal solution। यहाँ पे आपको जो रिवर्स लॉ है फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल फ्लूइड, वो दोनों उनकी जो दोनों की एक्सप्रेशन है, जब हमारे पास वोलाटाइल होता है तब प्रेशर क्या क्या इफेक्ट होगा है वो होता है, और जब नॉन वोलाटाइल होता है तब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और आपको डिफरेंशिएट यानी डिफरेंस पता होनी चाहिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक, जो फिफ्थ क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं 4 स्टार लगा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में एज एज सच क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। Then the sixth question is explain acidic character of carboxylic acids,
what is effect on acidity due to electron withdrawing group and electron donating group। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किस तरह से चेंज होता है, उसका आपको अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको अटैच करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन रहा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। Then the seventh is explain the preparation of aldehydes and ketones। aldehydes की preparation और ketones की preparation बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स को जितनी भी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। Then the eighth question is explain the nucleophilic addition reaction। nucleophilic addition reaction किसमें, aldehydes and ketones में। aldehydes में और ketones में आपको nucleophilic addition reaction देखनी है। तो यहाँ से भी ये वाला टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है, ये PYQ है। बहुत ज़्यादा आई मीन टू से कि मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। देन जो 9th क्वेश्चन बन रहा है रिएक्शन, यहाँ पे आपको नेम रिएक्शंस पता होने चाहिए। वो वुल्फ-किशनर रिएक्शन, टॉली और फ्लैंग्स सॉल्यूशन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनाज़ारो रिएक्शन, टेस्केंसो रिएक्शन, पर्किंसन कंडेंसेशन, रोजमंड्स रिएक्शन। ये कुछ नए रिएक्शंस है, इसको आप जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कुछ रिएजेंट्स भी है यहाँ पे कि उन रिएजेंट्स को यूज़ करके क्या इफेक्ट पड़ता है। टॉलिन्स रिएजेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और फेलिंग्स सॉल्यूशन कहाँ पे यूज़ करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या बन रही है, तो और इनके रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं वो आप कीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। Then the 10th is explain the preparation and the property of amines HNO3 H2SO4 HCl। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी प्रेपरेशन पे थोड़ा सा, चूंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके MCQ में मिल सकता है या इवन आपके डिस्क्रिप्टिव में भी मिल सकता है। तो इन चारों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है यह भी इस बार एग्जामिनर का माइंड हम रीड नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही थी थोड़ी सी, तभी मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देन 11th इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन आइडेंटिफिकेशन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, तो यहाँ पे आपको जो टेस्ट्स है, टेस्ट्स याद होने चाहिए को हम प्राइमरी अमाइंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस को किस तरह से और टर्शियरी अमाइंस को किस तरह से। ये आपके एज पर टू न्यू सिलेबस है, एज पर न्यू सिलेबस है, तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसी तरह जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इस में इंक्लूड किया हुआ होगा। देन द मैकेनिज्म ऑफ डायजोटाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। Then 14 write down the general characters of D and F block। ये
आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल कैरेक्टर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पहले जो प्रीवियस ईयर जो ने मतलब जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पी ब्लॉक इंक्लूड था, बट ये जो न्यू अपग्रेडेड सिलेबस है इसमें पी ब्लॉक नहीं है। तो अब यहाँ से डी और एफ ब्लॉक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इवन आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 15 आयोपैक नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। देन 16 आर आर एस एंड डी एल कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस यहाँ पे हम सी आई पी रूल यूज़ करते हैं, सी आई पी रूल यूज़ करते हैं, उसके बेस पे हम आर एस और डी एल कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ डी टी टी, फ्यूरॉन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ये यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन कि इन ये सब केमिकल्स को यूज़ करके इवन अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर भी पता होगा अच्छी बात है, क्योंकि कभी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए हिजार्स क्यों होते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। नाउ अब हमारा सेकंड पोर्शन आता है, जो सेकंड पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी तक ये जो 70 या 20 क्वेश्चंस थे ये लॉन्ग आंसर टाइप में आ रहे हैं, और जो आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहला ही डिराइव derive the integrated rate expression for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन की डेरिवेशन पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए, अच्छे से देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे आपको जो अरिहंस इक्वेशंस है उसकी डेरिवेशन, और यहाँ पे आपको जो ग्राफ है इसका अरिहंस इक्वेशन का ग्राफ उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी ये भी पूछा जाता है कि ग्राफ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस ये ऐसा टॉपिक है अरिहंस इक्वेशन कि इसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो, यहाँ से आपको इवन न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। देन द 20th इज pseudo molecular reaction and difference between molecularity and order of the reaction। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इनमें क्या डिफरेंस हो सकती है। ऑर्डर कभी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा, ये हो सकता है कभी, बट ये ऑलवेज नहीं है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अलग से वो देखना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स जो होते हैं ये ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं देन अल्कोहल्स, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका रीज़न क्या है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या आपको वहाँ पे फिनॉल डिफरेंट फिनॉल्स देंगे, आपको वहाँ पे ऑर्डर बोलना होगा, फिनॉल्स का ऑर्डर क्या होगा, उसी तरह अल्कोहल डिफरेंट अल्कोहल्स भी दिए होंगे, या मिक्स दिया होगा, कोई फिनॉल ये इवन ये दोनों अल्कोहल्स है, बट फिनॉल अल्कोहल को मिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है। अब आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं या जो फिनॉल होता है इनमें जो एसिडिक, ये फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, पर क्यों होता है इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। Then explain SN1 and SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए,
इनका रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट किस पे डिपेंड करता है ये पता होना चाहिए। आई मीन टू से रेट लॉ इनका पता होना चाहिए आपको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक्सप्लेन हॉफमैन हॉफमैन्स अमाइनोलिसिस रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है ये आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ द एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस तो मैंने पहले ही बोला कि जो एमाइंस का टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको टॉपिक ये एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन कार्बोनाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बोनाइल अमाइन रिएक्शंस, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। देन व्हाट आर द टेस्ट्स फॉर डिफरेंशिएटिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो वो कौन से टेस्ट्स है जहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल्स को, सेकेंडरी अल्कोहल्स को और टेरिशरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये एज पर टू न्यू सिलेबस है, तो इसके मैक्सिमम चांसेस है आने के, मैक्सिमम चांसेस है इसके, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कोलोरास्कस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोलोरास्कस लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्यों इवन ये शायद 2019 में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। Then the 28th, define molecular conductivity and equivalent conductivity. Molecular conductivity क्या होती है and equivalent conductivity क्या होती है, इनकी डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। ये आपको इवन 5 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन कोरिजन ऑफ मेटल्स। कोरिजन ऑफ मेटल क्या होता है, इनको कोरिजन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन एक्सप्लेन फ्यूल सेल एंड लेड सल्फेट बैटरी। फ्यूल सेल्स क्या होती है और लेड सल्फेट बैटरी, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम हुआ है, तो जो भी अब टॉपिक बन रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉन-नेस्ट इक्वेशन। नॉन-नेस्ट इक्वेशन और एंड इट्स एप्लीकेशन। नॉन-नेस्ट इक्वेशन की उसकी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, उसकी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसकी जो इक्वेशन है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वो किस लिए हम यूज़ करते हैं वो आप देख लो, कि वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन-नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। देन द रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से निकाल देते हैं उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो पहले भी मैंने बोला है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि जो पी ब्लॉक पहले हुआ करता था वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, अब डी एंड एफ है, अब ये यहाँ से ये एक हॉट टॉपिक बनता है, यहाँ पे हॉट टॉपिक, इसको मैं हॉट टॉपिक नाम देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक्सप्लेन लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये भी इसी डी और एफ ब्लॉक में ही आता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, इसका ट्रेंड, ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। along the period, along period, ट्रेंड along period भी इसका पता होना चाहिए। देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से हम निकाल लेते हैं। देन एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस आपको बोलनी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन को आपको एक्सप्लेन करना है, और उनकी डिफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होगी तो क्या डिजीज हो सकती है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बट फिर भी इसका ये जो ये टॉपिक है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको।
Then the next question is structure of glucose, fructose, cellulose, starch and sucrose. यहाँ पे आप डी एंड एल फॉर्म दोनों देखना, फ्रैक्टोज में भी डी एंड एल फॉर्म दोनों देखना, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, स्टार्च का स्ट्रक्चर और सक्रोज का स्ट्रक्चर। देन आपको व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, क्या होते हैं उनको आपको उनकी जो फार्मूला है वो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, या आ सकता है आपके एग्जाम में। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन, जिंक, अल्मोनियम, कॉपर। ये कुछ इनके कुछ मेटल्स मैंने दिए हैं, इनका जो ओर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन और टू रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स को, ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायजोटाइजेशन। जो लॉन्ग आंसर टाइप में शायद मैंने इसको डिस्कस किया है, तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन द कपलिंग रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ डाइज। देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये भी यहाँ पे नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये भी, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स एंड एमाइन्स, ये तो मैंने पहले पीछे किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। देन एक्सप्लेन वीबीटी एंड सीएफटी, वीबीटी और सीएफटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी का क्या यूज़ है, सीएफटी का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे आप इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस तरह से निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो किस तरह से निकाल लेते हैं, और इनकी ज्योमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे मैंने कुछ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हैं, तो इनका आपको स्ट्रक्चर वही, तो मैंने यहाँ ही पे बोला कि इनकी जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और टॉपिक मैं ऐड कर रहा हूँ कि इनर सेफियर कॉम्प्लेक्स, सेफियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंड आउटर सेफियर कॉम्प्लेक्स, आउटर सेफियर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से आपको कोई मॉलिक्यूल देंगे तो आपको वहाँ पे बोलना होगा इनर सेफियर कॉम्प्लेक्स कौन है और आउटर सेफियर कॉम्प्लेक्स कौन है, ठीक है ना। देन द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो पता ही है। एक्सप्लेन द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। एक्सप्लेन द एलॉय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से जो हमारे पास ये एलॉयज होते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है, कलर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कलर्स दिखाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एंड द यूज ऑफ द एक्टिनाइड्स एंड द लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स, ये अब यही तो पी ब्लॉक के बाद अब यही इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स की, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके जनरल जो फीचर्स हैं वो भी पता होने चाहिए, और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो मैंने आपको पहले ही बोला है, पीछे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। Then the next is explain the preparation and the property of KMnO4, K2Cr2O7। इनकी जो प्रेपरेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो। दो ही है यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7। तो यहाँ पे आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी आनी चाहिए, वो किस तरह से निकाल लेते हैं वो आपने ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ा हुआ होगा। देन द न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो,
और जो सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इन तीनों से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन रहा है, तो इसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते हो। Then the uses of haloalkanes, haloarenes and coordination compounds। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ जो OMC है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से ये वो किस तरह से बनते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, और जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको वहाँ उनकी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये जो लेक्चर हुआ है, आई विल टू से ये जो गेस्ट लेक्चर हुआ है जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप हमें कंटेक्ट, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, तो आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक पे हमारा पेज चल रहा है क्योंफाउंड, या आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको कोई क्वेरी हो कि किसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिस्कस करना होगा, तो वो हम वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव a nice day and best of luck for your exams।